बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर जेनेटिक्स के ऊपर। इससे पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन के बारे में, लेकिन ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है। ये 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर 10 और 11 मौजूद है, वहाँ इसकी डिटेल है। यहाँ हम ज़्यादातर इसको कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इंडी टेस्ट में और दीगर एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स को आसानी हो। तो ये 2 चीज़ें अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसी ईमेल एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू से इस चीज़ को देखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। कोई भी इंडिविजुअल हो तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। यूकैरियोट्स के अंदर हमेशा क्रोमोसोम का पेयर मौजूद होगा। इस पेयर को हम होमोलोगस के नाम से याद करते हैं। सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो पेयर की सूरत में रहते हैं डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर, इसको होमोलोगस पेयर कहते हैं। हर क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक जीन होते हैं और जीन की ख़ास जगह होती है जिसको लोकस कहते हैं। और जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है, उसी जैसे जीन की जो दूसरी शक्ल दूसरे क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस यानी उसके दूसरे भाई क्रोमोसोम पे मौजूद होगा, वो उसका अलील कहलाएगा। जीन एक जैसे भी हो सकते हैं दोनों होमोलोगस पे, या बाद दफ़ा डिफरेंस भी हो सकते हैं, जैसे एक बी कैपिटल और एक बी स्मॉल है, ए कैपिटल ए कैपिटल। ये जो ए कैपिटल है ये कहलाएगा होमोजाइगस, जबकि बी कैपिटल बी स्मॉल हेट्रोजाइगस कहलाएगा, यानी डिफरेंट हैं। लेकिन अगर कलेक्टिवली आए कि एक क्रोमोसोम में दोनों कैरेक्टर मौजूद हों, होमोजाइगस भी हो और हेट्रोजाइगस भी हो, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको हेट्रोजाइगस लिखेंगे। इवन अगर क्रोमोसोम के अंदर 100 जीन हैं जिसमें 98 होमो हैं और एक उसमें से डिफरेंट है, तो फिर भी हम उसको हेट्रोजाइगस ही कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट जीनोम। Let me suppose once again this is a chromosome. It is its homologous partner. The gene A, these are allele with each other. The gene B and B are allele with each other. अब इस क्रोमोसोम को हम दूसरे एंगल से देखें, जब ये रेप्लिकेट होते हैं तो रेप्लिकेशन के बाद इनकी शेप कैसी होगी। ये रेप्लिकेशन के बाद है, ये दूसरा रेप्लिकेट होने के बाद बना। रेप्लिकेशन के दौरान ये उसके जीन भी रेप्लिकेट हो गए। सेंट्रोमियर प्लेस होती है जहाँ क्रोमोसोम अटैच होता है स्पिंडल के साथ। सेंट्रोमियर कंटेन काइनेटोकोर प्रोटीन। इट मे बी एट द सेंटर। अगर सेंटर में हो तो इस क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक एंड पर हो तो इसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। दरमियान में हो तो मेटासेंट्रिक कहते हैं। एल शेप हो तो सब मेटासेंट्रिक होगा। जे शेप होगा तो एक्रोसेंट्रिक होगा, लाइक वाई क्रोमोसोम। रेप्लिकेशन के बाद अब देखें अलील, ये दोनों जीन आपस में अलील हैं। ये दोनों जीन आपस में अलील हैं होमोलोगस पे, सेम लोकस पे। सिमिलर बी और बी स्मॉल आपस में अलील हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें, अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों जीन ये आपस में अलील नहीं हैं। इसी तरह जो सिस्टर क्रोमेटिड पर होते हैं ये भी आपस में अलील नहीं हैं। तो ये ज़रा बात याद रखने वाली है कि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल जीन होता है, सिंगल डीएनए होता है, इसलिए उसके हम कह सकते हैं कि एक अलील पर जीनोम उस पर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है। क्याज़मा, यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनता है कि जहाँ सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं वो उसका सेंट्रोमियर कहलाता है। लेकिन अगर ये नॉन सिस्टर आपस में जुड़े हों तो उसको क्याज़मा कहेंगे। क्याज़मा या क्याज़मेटा नॉन सिस्टर के दरमियान होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान। वहाँ उसके डीएनए और जीनोम फ्यूज़ हो जाते हैं, उसको हम सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्स न्यूरॉन के दरमियान कंजक्टिव गैप को कहते हैं, जबकि साइनेप्सिस इनके पेयरिंग को कहते हैं। दैट रेटेड फॉर्मेशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो ये अल्फाज मिक्स हो जाते हैं। वंस अगेन रिपीट, द क्रोमोसोम join at their centromere by their sister chromatid joined by centromere, और नॉन सिस्टर क्रॉस करते हैं उसको हम क्याज़मा कहते हैं। जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ डीएनए और प्रोटीन आपस में फ्यूज़ होकर साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जस्ट बिफोर द क्रॉसिंग ओवर। टू कंसेक्टिव न्यूरॉन हैव ए माइक्रोस्कोपिक गैप विच इज कॉल्ड सिनैप्स। और साइनेप्सिस द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेट्राड ड्यूरिंग प्रोफेज लेप्टोटीन जाइगोटीन, ये प्रोसेस मियोसिस के दौरान होता है।
सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर विच कंटेन काइनेटोकोर, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन अदर देन सेंट्रोमियर, अगर क्रोमोसोम के अंदर बेंडिंग कंडीशन हो तो फिर हम उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। सिमिलर द जंक जीन, नॉन कोडिंग जीन्स विद इन ए क्रोमोसोम आर कॉल्ड द जंक जीन। नॉन कोडिंग जीन विद इन द क्रोमोसोम जंक जीन। हेट्रोक्रोमेटिन which are more condensed, more coil structure, more compact structure, mostly not transcribed, that is called heterochromatin. And euchromatin opposite to the heterochromatin, which are loosely attached, loosely condensed और can be easily transcribed. क्रोमोसोम के अंदर तकरीबन ज़्यादातर 92% यूक्रोमेटिन होते हैं विच एक्सप्रेस देयर सेल्फ, और हेट्रोक्रोमेटिन लेस देन होते हैं। और क्रोमोसोम के एंड के ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ये जो अरेंजमेंट होती है इसको हम टीलोमर्स कहते हैं, दोनों सिरों पर होते हैं। ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्शन करते हैं दूसरे नेबर्स से, एंजाइम से, और इसकी जो प्रोटेक्शन है उसको हम टीलोमर्स कहते हैं। जीन्स, these are the different genes on the different chromosome. If they are appeared in the capital letter, mostly these are the dominant. डोमिनेट को हम ज़्यादातर हम कैपिटल लेटर में ज़ाहिर करते हैं, और इन्हीं को अगर हम स्मॉल लेटर में ज़ाहिर कर लें तो ये उसकी रिसेसिव फॉर्म होगी जीन की। और अगर इनकी पेयर हों, अल्टरनेटिव फॉर्म हो, नॉन सिस्टर पर हों, होमोलोगस पर हों, तो वो उनके अलील कहलाएंगे। अलील सेम भी हो सकते हैं, सिंगल अलील, एंड देयर आर द टू अलील. These are the single allelic form. These are the two allele. Similar, these are once again recessive form, single alleles. Multiple alleles, more than two form of a gene, A capital, A1, A2 and A. These are the four form. The first multiple allele was discovered by the blood group. Polygene, और अगर दो से ज़्यादा जीन हों और कलेक्टिवली एक फंक्शन को रेगुलेट करेंगे तो ये पोलीजीन होंगी या पोलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाएगी। और एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट जीन्स में से अगर हम उसका कलेक्टिव सम या कॉमन ले लें तो वो उसका जीन पूल कहलाएगा। सम, नॉट ऑल वन, देयर कॉमन वन, ऑल द पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन। डेफिनेशन हम ज़रूर ये कर लेते हैं, द सम ऑफ जीन, ऑल पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल अगर सपोज 9 हैं तो क्रोमोसोम की तादाद तो 18 होगी, बट देयर जीन पूल इज 4। सिमिलर द सेकेंड पॉपुलेशन विच आल्सो हैव दिस इंडिविजुअल, एंड द A2 मूव फ्राम पॉपुलेशन 1 टू द पॉपुलेशन 2, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। क्योंकि पॉपुलेशन 2 में यहाँ A2 पहले नहीं था, यहाँ से आया, ये जीन फ्लो कहलाएगा, लेकिन दोनों की जी पूल सेम है 4। bottleneck effect, if some individuals survive out of a population due to some drastic effects, ये भी होता है कि कुछ इंडिविजुअल जिंदा रह जाते हैं, और इसको कहते हैं bottleneck effect with respect to evolution। अब नेक्स्ट जनरेशन में इसी सिलेक्शन से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे और वो इस पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। अब देखें पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हुआ है, बट देयर जेनेटिक पूल या जीन पूल रिड्यूस। अब यहाँ ए स्मॉल मिसिंग है इस नेक्स्ट पॉपुलेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में सिलेक्शन के बाद यहाँ ए स्मॉल हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इनका जीन पूल डिक्रीज हो गया, इनका डिक्लाइन पे चला गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड द पॉपुलेशन प्रेशर, एंड कलेक्टिवली इट कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। इनिशियल देयर वाज द ए जीन, इसके अंदर फिर 3 किस्म की म्यूटेशन हुई, मॉडिफिकेशन हुई, ए स्मॉल, A1, और तो टोटल ये 4 जीन बन गए। ये अलील फिर इस पॉपुलेशन 1 को बनाते हैं, 1 से जीन फ्लो 2 में चला जाता है, वहाँ से जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद कम इंडिविजुअल रह जाते हैं, फिर वो आगे फैलते हैं, तो इस तरह पॉपुलेशन आगे से चलती चली जाती है। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी अपीयर होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जीन पूल इंक्रीज़ हो, जीन पूल डिक्रीज भी हो जाता है, डिक्लाइन में भी जा सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। जीन्स की डिफरेंट डेफिनेशंस की जाती हैं। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड इन ए डीएनए, बट नॉट ओनली द डीएनए, आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि वायरस के अंदर सिर्फ आरएनए होता है
और कई इंडिविजुअल के अंदर RNA इज ए जेनेटिक मटीरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द प्रोटीन। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच responsible to transfer the character from parents to their offspring, that is called gene. Order of specific nucleotide in a chromosome, और यही अमीनो एसिड को स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बनाने में हेल्प करते हैं, डायरेक्ट करते हैं मैसेंजर RNA के ज़रिए। द बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज ए न्यूक्लियोसोम, the functional unit of chromosome is a gene, the basic physical and functional unit of chromosome is called gene। और यही इंफॉर्मेशन होती हैं जो क्रोमोसोम के अंदर फिक्स प्रोपोर्शन में होती हैं। इंडिविजुअल के अंदर जीन अप्रोक्सीमेट फिक्स होते हैं विद सम चेंजेस। स्मॉल सेक्शन ऑफ DNA विद इन ए जीनोम दैट कोड फॉर द प्रोटीन। जीन सारे के सारे इस्तेमाल नहीं होते, कुछ उसमें से नॉन कोडिंग फॉर्म में भी रहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में भी रहते हैं, जंक भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल जीन आर द कम्प्लेक्स देन द यूकैरियोटिक, उसका क्रोमोसोम का साइज यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के साइज की बनिस्बत बड़ा होता है और उसके जीन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। द प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, उसके अंदर भी जीन होते हैं जो नॉन एसेंशियल जीन के नाम से पहचाने जाते हैं। वायरल आल्सो कंटेन जीन, जो उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर इन द DNA और RNA, उसके अंदर भी जीन मौजूद हो सकते हैं। ह्यूमन कंटेन एट लीस्ट 20 to 25,000 जीन। जीन्स के साइज मुख्तलिफ होता है, कम से कम 500 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके मेगा बेस पेयर्स भी हो सकते हैं। फीमेल हैव मोर जीन एज कम्पेयर टू मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2X क्रोमोसोम, व्हाइल द मेल कंटेन XX क्रोमोसोम। द X क्रोमोसोम हैव मोर जीन एज कम्पेयर टू Y क्रोमोसोम, क्योंकि Y के ऊपर S और Y है और X के ऊपर बहुत ज़्यादा जीन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ़ीमेल के अंदर जीन्स की तादाद ज़्यादा होती है। लोकस फिक्स पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम अदर देन जंपिंग जीन, उनके अलावा। और जो टर्म इस्तेमाल है लोकस QBC से है। जीन आल्सो का जीन मार्कर, द प्रोब आल्सो का जीन मार्कर, बट द जीन मार्कर इज ए जीन, DNA मार्कर इज ए जीन, मॉलिक्यूलर मार्कर इज ए जीन, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर इज ए जीन। ट्रांसपोजिशन एलिमेंट द जंपिंग जीन, ये वो जीन होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये फिक्स पोजीशन होते हैं, ये अपनी जगह ट्रांसपोजेबल अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। जीन स्लाइसिंग मैसेंजर RNA के बाद कुछ जीन का पार्ट निकाल दिया जाता है, इंट्रॉन और एक्सॉन। अब जो हिस्सा निकाल दिया जाता है स्लाइसोसोम के ज़रिए, ये भी होता है कि जीन उसमें से रिमूव भी हो जाते हैं। वेक्टर इज यूज टू इंसर्ट द जीन इनटू द होस्ट, आइदर इट इज़ ए वायरस, आइदर इज ए प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी हो सकता है, वायरस का जीनोम भी हो सकता है, किसी और इंडिविजुअल का होता है। ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस हमने पढ़े हुए हैं बैक्टीरिया के अंदर, कॉन्जुगेशन। लोकस्ट इज ए इंसेक्ट, देयर स्पेलिंग रिजेंबल टू लोकस, पोजीशन ऑफ जीन, एंड द लोकस इज द, ये टिड्डी दिल लोकस इंसेक्ट्स का नाम है। मेंडल इज कंसिडर्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसने पहली दफ़ा फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिक मिचर, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, इसने बेसिकली 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर देखे थे मटर के अंदर। बेसिकली इसके अंदर जो मेजर करेक्टर हैं 1, 2, 3 और 4 हैं। सीड को देखा है, फ्लावर को देखा है, पॉड को देखा है, स्टेम, और फिर इसके अंदर फिर आगे ज़रा देखें, सीड के अंदर 2 फॉर्म है, राउंड और रिंकल। राउंड इज ए डोमिनेंट, रिंकल इज ए रिसेसिव, कॉटिलिडन येलो और द ग्रीन, the flower color are white and the violet, the pod form is a flat full and constricted, the color of the pod is a green और yellow। इसी तरह जो एक्सियल हैं और टर्मिनल फ्लावर हैं, पौधे का साइज़ पूरे का पूरा टॉल है और शॉर्ट है, लेकिन इसमें बात याद रखनी है कि यहाँ देखिए येलो डोमिनेट है और इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे पॉड का कलर येलो यहाँ रिसेसिव है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सीड कॉटिलिडन येलो कलर इज ए डोमिनेट, पॉड येलो कलर इज ए रिसेसिव। Similar the green seed color is recessive and the green of the pod is the dominant। तो ये एक पॉइंट होते हैं जो अक्सर बच्चे जल्दी में इसको गलत कर बैठते हैं। दोनों जगह येलो है, यहाँ सीड का कॉटिलिडन डोमिनेट है और पॉड का येलो रिसेसिव है। इसी तरह ग्रीन कॉटिलिडन रिसेसिव है, पॉड का ग्रीन कलर लिग्यूम का ग्रीन जो है यहाँ डोमिनेट है, तो ये सेम कलर होते हैं। मेंडल ने ही
सेल्फ पोलिनेशन से क्रॉस पोलिनेशन आर्टिफिशियल करवाई थी। सेल्फ पोलिनेशन आल्सो कॉल्ड सेल्फिंग। द सेम पोलन आइदर इट इज नेचुरली और आर्टिफिशियली खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके पेटल क्लोज होते हैं, उसका एक्सटेंडेड होता है, विंग होते हैं, वेक्सिलम होते हैं पी फैमिली के, जो उसको जैसे कवर किया होता है, खब से बड़ा जो ऊपर पेटल होता है एक्सटेंडेड होते हैं, साथ दो पे होते हैं, विंग होते हैं, नीचे उसका बोर्ड शेप होता है जिसने कवर करके सेल्फ पोलिनेशन करती है। लेकिन अगर वो पोलन ग्रेन को ब्रश के जरिए स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। क्रॉस पोलिनेशन को डस्टिंग भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती है कि एक के पोलन ग्रेन ब्रश के ज़रिए लेके दूसरे के ऊपर डाल देना, जबकि इस पौधे के हमने अपने पोलन ग्रेन काट दिए। तो ये मेथड मेंडल ने डिस्कवर किया था, उसी को क्रेडिट जाता है। जीन का कंसेप्ट मेंडल को नहीं पता था। वो कहता था कि एक क्रोमोसोम एक करैक्टर को कंट्रोल करता है। खुशकिस्मती थी, उसने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर देखे थे, और मटर के अंदर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखते, एक करैक्टर एक क्रोमोसोम, और अगर 2 वैरायटी लें तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो 14 क्रोमोसोम है और 14 ही उसकी वेरिएबल करैक्टर थे। लेकिन बाद में पता चला कि मटर के ये सारे के सारे करैक्टर सिर्फ 3 या 4 क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, 7 क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होते। ये बाद में पता चला था कि 7 के ऊपर नहीं मौजूद होते, 3 से 4 क्रोमोसोम पे होते हैं। जबकि जीन का वर्ड तो बाद में जॉनसन ने डिस्कवर किया था। उसने पहली दफ़ा फिनोटाइप और जीनोटाइप की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की थी, वो तो बाद की बात है। जो इसने फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। लेट वी सपोज देयर इज ए कैट, हम कह सकते हैं ये ब्लैक कलर की है, ये इसकी फिनोटाइप है। और अगर नेक्स्ट जनरेशन में ये बेबी प्रोड्यूस करे जो ब्लैक हो, तो इट इज़ ए होमोजाइगस है, ये ट्रू ब्रीडर है। फिर नेक्स्ट जनरेशन हो वो भी ब्लैक हो, फिर नेक्स्ट जनरेशन हो वो भी ब्लैक हो, तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर सेम टाइप के इंडिविजुअल पैदा किए जाएं, देन इट इज़ कॉल्ड होमोजाइगस। लेकिन अगर उसकी जनरेशन में कोई एक नया करैक्टर आ जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजाइगस। तो ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप का कंसेप्ट था, ये बेसिकली जॉनसन ने दिया था तो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। तो हम कह सकते हैं फिनोटाइप डिपेंड अपॉन जीनोटाइप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जॉनसन ने दिया था। मेंडल फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, मोनोहाइब्रिड लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसकी फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगी। मेंडेलियन ट्रेट्स जितने भी होते हैं उनकी 3:1 रेशियो होगी। जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होगी अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेट 1/4, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ हेट्रोजाइगस 2/4, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इन F2 1/4 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। और यही इसकी दलील है कि उसने टालनेस और शॉर्टनेस देखा। F1 जनरेशन सबके सब टाल थे, दैट इज ए मोनोहाइब्रिड। द करेक्टर विच अपीयर इज कॉल्ड द डोमिनेट एंड द करेक्टर विच डू नॉट अपीयर इज कॉल्ड द रिसेसिव। अब इसका आपस में सेल्फ क्रॉस कराया गया, टाल विद द टाल। इसके गैमेट्स के बाद ये F2 जनरेशन भी 1 होमोजाइगस 1/4, 2 हेट्रोजाइगस 2/4, 1 recessive homozygous 1/4. Similarly, this one is the explanation of this one. That is a parental cross P1. It produce the gametes. हालांकि पौधों में तो स्पोर बनते हैं मियोसिस से, लेकिन चलो हम कह सकते हैं गैमेट्स। इसके बाद F1 जाहिर होती है, जो सब के सब टाल थे, इट मीन दैट इज ए मोनोहाइब्रिड। इसके बाद यहाँ F2 बनी जिसमें 1/4 यानी 25% जो थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट थे, 1/4 रिसेसिव थे। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, सम रूल इसको कहते हैं, सम रूल अप्लाई कर लें तो 25% इज इक्वल टू 50%। और अगर हम इसके F3 जनरेशन भी ले लें तो वो भी इसी तरीके से इन दोनों को लेंगे तो लाइक F1 होगी, F1 सेल्फ क्रॉस होगा। और अगर हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो बहरहाल F3 क्रॉस भी वही होगा, यानी इसमें भी वही रिजल्ट है जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसमें भी 3:1 रेशियो होगी। दैट इज द सेकेंड लॉ, डायहाइब्रिड लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट। इसके अंदर भी देखें F2 के अंदर हमेशा डोमिनेंट होमोजाइगस विल बी 1 आउट ऑफ 16, 1/16। और अगर हम देखें ये दोनों भी एक जैसे होंगे हमेशा, अगर इसकी जीन्स की अरेंजमेंट प्रॉपर रखी जाए तो इस साइड पे भी दोनों जो होंगे वो हमेशा एक जैसे होंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप के हवाले से। ये दोनों भी एक जैसे होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी 1:2:2।
और ये हमेशा चारों एक जैसे होंगे। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस तरह मौजूद हैं ये बिल्कुल एक जैसे होंगे चारों। इसी तरह यहाँ भी देखें ये चारों हमेशा एक जैसे होंगे। तो यही आगे चल के हम इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जब मालूम करते हैं तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये एक डिफरेंट होगा, ये दोनों एक जैसे होंगे। और एंड पे 9 3 3 into 1 रेशियो, 9 राउंड एंड येलो, 3 राउंड और रिंकल, 3 इसी तरह येलो और रिंकल और येलो और ग्रीन और राउंड आखिर पे यही बचेंगे। तो ये इसकी जीनोटिपिक रेशियो बनेगी 1:2:2:4:1:2:1:1 ये वेरिएबल हो सकता है, एग्जामिनर इसको चेंज भी कर सकता है। राउंड और येलो की जगह कोई और भी कैरेक्टर दे सकता है, जैसे यहाँ देखें इसको जीनोटिपिकली वेरिएबल भी किया जा सकता है, इसलिए इसको दोनों फॉर्म में लिखा गया है, बुकलेट फॉर्म में भी और अदर देन टेस्ट फॉर्म में भी। इसमें ए कैपिटल उधर आर कैपिटल है, यहाँ बी कैपिटल है, उधर वाई कैपिटल है, तो दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:4 ये 9 है, 1 2 ये 3 है, 1 2 ये भी 3 है। हमेशा ऑब्जेक्टिव पॉइंट से होमोजाइगस डोमिनेट 1, होमोजाइगस रिसेसिव 1, टोटल होमोजाइगस 2, 2/16, 1/8। F1 इसमें डाईहाइब्रिड था, P1 पेरेंट्स थे और F2 का आगे रिजल्ट हुआ। सिमिलर द डाईहाइब्रिड क्रॉस विद द रिसेसिव वन, दैट इज ए बेसिकली टेस्ट क्रॉस। देयर गैमीट्स आर प्रोड्यूस, गैमीट्स का फार्मूला है 2⁻n, n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस। यहाँ 2 हेट्रोजाइगस हैं, 2⁻2, इट मीन इट कैन फॉर्म द 4 गैमीट्स। And here there is a no heterozygous, there is a 0, 2⁻0 is equal to 1, it produce single types of gametes. When both are fertile, then they produce the individual with the ratio of 1:1:1. The dihybrid test cross always produce 1:1:1. The trihybrid recessive test cross always produce 1:1:1. The monohybrid test cross always produce ratio 1:1:1. ये हमेशा के लिए P1 पेरेंट्स, अगर एक सिंगल जीन का जिन्हें दोनों देखें हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, हर जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो और अपोजिट रिसेसिव हो, तो इन सब का आंसर 1:1 आएगा F1 के अंदर। डायलीलिक कैरेक्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड डाईहाइब्रिड कैरेक्टर टेस्ट क्रॉस। It is a test cross of diallelic test cross with dihybrid, similar the test cross of a monohybrid also have the 1:1. It also indicate the complete dominance, और यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी, और इसी के अंदर हमने देखा है सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी होती है और रिकम्बिनेशन भी अपीयर होती है। द रिकम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। रेशियो मोनोहाइब्रिड की वंस अगेन रिपीट इन F2 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1। डाईहाइब्रिड की 9 3 3:1 and their genotypic 1:4 1:1:1. Incomplete dominance, the phenotypic and genotypic ratio are always same 1:2:1. It is a non-Mendelian, ये non-Mendelian corrected. Trihybrid के अंदर phenotypic ratio 1:6:15:20:15:6:1. अगर इन सब को कलेक्टिवली देखें तो यहाँ भी देखें फर्स्ट एंड द लास्ट इज द सेम, यहाँ भी देखें फर्स्ट एंड द लास्ट इज द सेम, यहाँ भी देखें फर्स्ट एंड लास्ट इज द सेम, यहाँ भी देखें फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम, इवन सेकंड 6, दिस वन इज 6, 15, दिस इज 15 एंड द मोस्ट वन इज द 20, जिसको हम मजीद आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। मोनोहाइब्रिड फर्स्ट लॉ फिनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड फर्स्ट लॉ फिनोटिपिक एन F1 इज ऑलवेज 1, ऑलवेज कंप्लीट डोमिनेंस, हमेशा पहले ही करेक्टर जाहिर होता है। डाईहाइब्रिड सेकंड लॉ 1, F1 इज ऑलवेज सेम, टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज 1, टेस्ट क्रॉस भी हमेशा 1 होगा, चाहे मोनोहाइब्रिड हो, चाहे डाईहाइब्रिड हो, चाहे ट्राईहाइब्रिड हो, उसका टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट भी यही होगा। मोनोहाइब्रिड का भी ये होगा, डाईहाइब्रिड का भी ये होगा, ट्राईहाइब्रिड का भी यही होगा। बगैर किसी क्रॉस बनाए इनके आंसर लिखे जा सकते हैं। The test cross for the homozygous is always 100%. All individual produce with complete dominance, जिनमें complete dominance होगी, टेस्ट क्रॉस किए ही उसका जाता है जिसकी complete dominance होगी। Incomplete dominance do not need test cross. Incomplete dominance do not need test cross. Complete dominance के लिए टेस्ट क्रॉस होता है।
अगर इसका हेट्रोजाइगस होगा तो अदर देन 100 आंसर आएगा, ज़रूरी नहीं है 50% आए, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, वो भी हेट्रोजाइगस होगा। अब इसमें देखिए ये वही क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर, टी कैपिटल टी स्मॉल, ए कैपिटल ए स्मॉल, कंप्लीट डोमिनेंस, बी कैपिटल बी स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, इट इज़ ए कंप्लीट डोमिनेंस। सिमिलर अनदर क्रोमोसोम, ये कंप्लीट डोमिनेंस में एक कैरेक्टर अपने आप को कंप्लीट जाहिर कर रहा है जिसका नाम है डोमिनेट 100%, और रिसेसिव अपने आप को वक्ती तौर पर जाहिर नहीं कर रहा, 0% है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, सबमिसिव है, रिग्रेसिव है और आगे चल के F2 में अपने आप को जाहिर करेगा। सिमिलर अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम विद द सेम कैपिटल लेटर, इट इज़ इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज इनकम्प्लीट, बोथ कैरेक्टर अपीयर 50%, पिंक कलर, वाइट और रेड, फर्ज किया 4 o'clock ये है, ये दोनों कैरेक्टर अपने आप को जाहिर कर रहे हैं इक्वली 50%। F1 के अंदर रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों F1 में 50% जाहिर आ रहे हैं, इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस में दोनों 100% अपने आप को जाहिर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड को डोमिनेंस, दोनों इक्वली होते हैं, दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव होता ही नहीं है, दोनों जीन इक्वली अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ देखें एक जीन मुख्तलिफ ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। एक जीन है जो नॉन रिलेटेड फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज प्लियोट्रॉपी या प्लायोट्रॉपी। और अगर दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम हो, लेट वी सपोज द क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 19 इंटरफियर विद ईच अदर लाइक द बॉम्बे फिनोटाइप, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस, इसका नाम होगा एपिस्टेसिस। अब इन सबको कंपेयर करके चलें, डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, एपिस्टेसिस, बॉम्बे फिनोटाइप, नॉन होमोलोगस डोमिनेंस आल्सो कॉल्ड एपिस्टेसिस, दो मुख्तलिफ जीन हैं, पॉलीजेनी डिफरेंट जीन हो, इसकी F1 का रिजल्ट कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिजेंबल करता था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं थी क्योंकि F2 के अंदर इनका रिजल्ट ज़रा डिफरेंट आया था, पीछे हमने डिस्कस किया है 1:6, 15, 20, 15, 6 और 1, तो ये F2 में रिजल्ट, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं थी, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनी, मोर देन 2 जीन ABC, दैट इज 4 o'clock, जिसमें रेड और वाइट के कम्बिनेशन से पिंक करेक्ट जाहिर हुआ था और इसकी रेशियो 1:1 थी। मल्टीपल अलील, व्हेन मोर देन 2 जीन कंट्रोल सिंगल फंक्शन देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। वन जीन डिफरेंट फॉर्म, अगर एक जीन की मुख्तलिफ शेप्स हो गई हैं तो फिर हम उसको मल्टीपल अलील कहते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप। अब ज़रा कंपैरेटिवली देखें, पोली जीन में डिफरेंट जीन हैं, डिफरेंट लोकस हैं, इसमें एक जीन की डिफरेंट फॉर्म है लेकिन लोकस सेम है। Once again, in case of polygene, different gene with different locus collectively control a single function, then it is called polygene। जबकि मल्टीपल अलील में एक वक्त में 2 जीन काम करते हैं लेकिन एक जीन की शक्लें ज़्यादा होती हैं लेकिन इनका लोकस सेम होता है। इसमें 2 जीन होते हैं, इसमें मोर देन 2 होंगे, ये सेम लोकस होंगे, ये डिफरेंट लोकस होंगे। ये ज़्यादातर रिजेंबल करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, और इसके अंदर होती है को डोमिनेंस। ब्लड ग्रुप में को डोमिनेंस भी है और डोमिनेंस भी है, दैट इज ए डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीन रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करती है, मियोसिस पे डिपेंड करती है, जितनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी इतनी ही रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगी। तो रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम कह सकते हैं कि ये 2 जीन हैं, 2 क्रोमोसोम हैं, एक AB और दूसरा A स्मॉल और B स्मॉल, हम कह सकते हैं ये किस्म का टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस के अंदर भी हम देखेंगे ये 2 क्रोमोसोम आपस में ये क्रॉसिंग ओवर भी कर सकते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के बाद नॉन पेरेंटल भी बनेंगे और पेरेंटल भी होंगे। तो जितने नॉन पेरेंटल ज़्यादा होंगे इतनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, जितनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी इतनी रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगी, जितनी रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगी उतना जेनेटिक मैप ज़्यादा होगा, जितना जेनेटिक मैप ज़्यादा होगा उतना जीन डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये 2 क्रोमोसोम हैं, इनके अंदर लेट वी सपोज 20 रिकम्बिनेशन परसेंटेज थी तो 20 यूनिट ऑफ, अब ये जीन की 20 है और अगर A-C के दरमियान डिस्टेंस 15 हो तो हम A और C का ईजिली मालूम कर सकते हैं 35। और अगर किसी जगह A और B हो और उसका जेनेटिक मैप 15 हो और इसी तरह A और C का डिस्टेंस भी हम B और C का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास A और C का डिस्टेंस 55 हो तो हम 55 में से 15 माइनस करेंगे तो B C का डिस्टेंस 40 हम इजीली मालूम कर सकते हैं जेनेटिक मैप के ज़रिए।
T.H. Morgan first time proved the gene theory of the Sutton by the Drosophila experiment, red and white eye, और इसी बेस पे इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1933 में। किसने? सटन थ्योरी, जो 10 साल कोई नहीं साबित कर सका, इसने उसको जीन थ्योरी। द मेल एंड द फीमेल ड्रोसोफिला हैव द डिफरेंट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स लाइक दिस वन, द मेल क्रोमोसोम एंड द फीमेल क्रोमोसोम। There are the 3 pair of autosome and 1 in the sex chromosome. In case of female, XX is the rod shape, mean telocentric. That is also a chromosome, not dot 1. These are the chromosome 3 autosomal which are same. Autosomal are the chromosome which are same in male and female, which almost control the vegetative character, non-reproductive character. Same in the male and female. These are called autosomal. And the chromosome which are different in male and female are the sex chromosome. Out of total, only 2 are the sex chromosome in case of simple sex chromosome. Or male contain Y chromosome, that is a J shape, hook shape, acrocentric chromosome. These are hemizygous. X और Y आपस में हेमीजाइगस हैं, जबकि X और X आपस में होमोजाइगस हैं। ड्रोसोफिला की दो जो फिनोटिपिकली वैरायटी विद रिस्पेक्ट टू आई, रेड आई और वाइट आई जाहिर हुई थी, और पहले सिर्फ मेल में जाहिर होता था, बाद में फीमेल भी वाइट आई थी। मेल और फीमेल के अंदर फिनोटिपिकली भी डिफरेंस होता है। मेल इज लेस एलोंगेटेड, फीमेल इज मोर एलोंगेटेड। द फीमेल हैव कोनिकल टिप ऑफ द टेल व्हाइल द एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ द मेल इज ए ब्रॉड। मेल की एब्डोमिनल पोर्शन स्मॉल होती है, राउंडेड होती है, इसकी वी शेप होती है, इसके ऊपर मोर डार्क स्पॉट होते हैं, बैंड होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा बैंड होते हैं। और मेल की जो आगे वाले लेग्स होते हैं 4 लेग्स, इसके ऊपर सेक्स क्रोम होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह पॉलिंग ने, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, ये बायोकेमिस्ट्री पे काम किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, और इसने इनको वाटसन और किक ने फिर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, और फिर आगे ये प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर काम हुआ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ऊपर, जो बाद में कोरोना ने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया था। तो ड्रोसोफिला को हम पहले से वाइंड अप कर लेते हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने रेड आई फीमेल ली, इसको क्रॉस कराया था मेल वाइट आई के साथ, ये इनके गैमीट्स बने। XX in case of female egg, the male produce the sperm. By the combination of this pair, there is the only female which will be the red eye but heterozygous, कैरियर के नाम से पहचानी जाएगी। और सेम कम्बिनेशन इससे भी बना, इसलिए दोनों को हमने कंबाइन करके लिख लिया। अगर ये कम्बिनेशन होगा तो ये मेल होगा रेड आई, और दोनों सूरतों में यही होगा कि मेल रेड आई। रेशो 2:1 और 1:1 मीन 50%। ये इसका पेरेंटल क्रॉस कहलाता है, फर्स्ट क्रॉस कहलाता है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस लें, द रेसिप्रोकल क्रॉस इज ऑलवेज इन्वर्स टू द पेरेंटल क्रॉस। पेरेंट्स में देखिए हमने फीमेल रेड आई, यहाँ हमने मेल रेड आई लेना है, यहाँ मेल वाइट आई है, यहाँ हमने फीमेल वाइट आई लेनी है। तो पेरेंट्स का जो यूनिवर्सली होता है उसको रेसिप्रोकल कहते हैं, दैट इज ए कन्फर्मेटरी क्रॉस। कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बिल्कुल उसको हर हवाले से कंफर्म करके दे देता है कि इसके अंदर ये करैक्टर मौजूद हैं। इसके अंदर देखते हैं हम इसकी जो की हम अगर हम बना लें, ये मेल वाइट आई रेड आई इसके क्रॉसेस, अगर देखें फीमेल रेड आई होगी, मेल भी रेड आई होगा, तो चाहे ये दोनों देखें होमोजाइगस हैं तो ऑल मेल एंड फीमेल विल बी रेड आई। और अगर फीमेल होमोजाइगस हो, मेल वाइट आई हो, तो यहाँ से मेल और फीमेल रेड आई होंगे। फीमेल कैरियर हो, मेल रेड आई हो, तो इसकी फीमेल 2 फीमेल रेड आई होंगी, 1 मेल भी रेड आई होगा, तो इसमें वाइट आई भी जाहिर होगा, 1 मेल वाइट आई। वाइट आई फीमेल होगी, इसकी जितने मर्जी बाद में क्रॉस बना लें, लेकिन ये तमाम क्रॉस को हम एक पेज पे इस तरीके से सम अप कर सकते हैं कि अगर फीमेल रेड आई कैरियर होगी तो मेल वाइट आई होगा, तो उसके ऑफस्प्रिंग मेल फीमेल रेड आई भी होंगे और वाइट आई भी होंगे। और अगर ये फीमेल वाइट आई है तो रेड आई मेल से हेट्रोजाइगस फीमेल बनेगी, मेल हमेशा। तो ये इसके ऑल पॉसिबल क्रॉस को हमने एक जगह ज़रा सम अप कर लिए। पेरेंटल क्रॉस भी है, इसमें टेस्ट क्रॉस भी है, इसमें रेसिप्रोकल बैक क्रॉस भी है, बैक क्रॉस F1 विद द पेरेंट्स, रेसिप्रोकल इज़ ए कन्फर्मेटरी क्रॉस, सेल्फ क्रॉस F1 विद F1। ये इसकी की है कि फ़ीमेल ये रेड आई हो सकती है, कैरियर हो सकती है, ये मेल रेड आई हो सकता है, ये फीमेल वाइट आई होगी, ये मेल। तो इन 5 फैक्टर्स को देख लें, टेबल को कर लें, तो तकरीबन 5-6 पेजेस के जो क्रॉस हैं उसको हम सम अप करके एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए क्रोमोसोम का पेयर जिसमें ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे थे, ये जीन है,
ये इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ए की सेम लोकस होते हैं, एक जीन की मुख्तलिफ शक्ल होती है। ये आई क्रोम जीन का नाम है, ए बी उसकी पहचान के लिए होता है। ये आपस में मल्टीपल अलील हैं कि एक जीन की 3 शक्लें हमें नज़र आ रही हैं, ए बी और आई। आमतौर पे हम जीन को एक ही लेटर से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप में ज़रा डिफरेंट है। यहाँ उसका एच फैक्टर होता है कि अगर एच होगा तो एंटीजन अटैच होंगे, ये उसको हमने समराइज़ करना है। अगर ये कंडीशन होगी तो ए एंटीजन अटैच होंगे, ब्लड ग्रुप ए हमेशा ज़ाहिर होगा अगर ये दोनों जीन होंगे। अगर ये जीन होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर ये जीन होंगे तो बेशक ए एंटीजीनो अपीयर ओ होगा। दैट इज एपिस्टेसिस। बॉम्बे फिनोटाइप पे हम जा रहे हैं, दोबारा इसको रिपीट करते हैं। देखें बी में भी ये सिचुएशन होगी, अगर ये जीन होंगे तो ये बी ब्लड ग्रुप जाहिर होगा, अगर ये जीन होंगे तो बी ब्लड ग्रुप जाहिर होगा, और अगर ये कंडीशन होगी तो बज़ाहिर बी होगा लेकिन नज़र ओ आएगा, फिनोटिपिकली ओ। फिर देखिए अगर ये कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ए बी होगा, ये कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर ये कंडीशन होगी तो वंस अगेन ओ अपीयर। फिर देखें अगर ये कंडीशन होगी तो ओ होगा, इस सूरत में तो ये भी ओ होगा, इस कंडीशन में तो ये भी होगा। तो ये एक सम अप किया कि हमने एपिस्टेसिस को क्रोमोसोम नंबर 9 इफेक्टेड बाय द 19, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। बॉम्बे फिनोटाइप, दैट इज द रेड ब्लड सेल विच इज कोटेड बाय प्रोटीन ग्लू NH विद द H जीन, H सब्सटेंस। अब एंटीजन मौजूद हैं लेकिन अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैच नहीं है तो उसका रिजल्ट और आएगा, ये एंटीजन हैं लेकिन अटैच नहीं है, ठीक है। अब अगर ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये H कैपिटल की वजह से होता है। जब तक ये अलहदा होते हैं तो आप देखिए एंटीजन मौजूद हैं लेकिन स्मॉल h की वजह से अटैच नहीं हो रहे। अब देखें ये इसके साथ अटैच हो रहे हैं। सिमिलर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिधर भी डी कैपिटल मौजूद होगा वो पॉजिटिव होगा, जिधर स्मॉल डी मौजूद होंगे वो नेगेटिव होगा। ये समरी होती है जिसको बड़े बड़ी चीज़ों से क्रॉस को बनाने की बजाय हम इनको याद कर लें तो हम याद कर सकते हैं आसानी से। जिधर कॉम्बिनेशन होगा, जिधर भी डी कैपिटल आएगा वो पॉजिटिव होगा। फादर के अंदर और मदर के अंदर ये कॉम्बिनेशन हो तो ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या कंडीशन होगी ये उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये उसकी की है कि कैपिटल डी मौजूद हो तो वो पॉजिटिव होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी हो तो वो भी पॉजिटिव होगा, स्मॉल डी और स्मॉल डी हो तो वो नेगेटिव होगा। जिधर भी 2 लाइनें जुड़ें आप इस की को सामने रखें कि कैपिटल डी होगा तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन बाद दफ़ा पॉजिटिव अपीयर एज ए नेगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एच, क्योंकि एंटीजन मौजूद नहीं होते, ये हम पिछले पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ये चीज़ें इससे अंदाज़ा लगाई जा सकती हैं इस चेकर बोर्ड से, जस्ट विद द हेल्प ऑफ लाइंस। दैट इज द ब्लड ग्रुप। वंस अगेन रिपीट दिस वन। अब इन दोनों पिछले पेजेस को इकट्ठा अगर आप कर दें तो हम इन पिछले पेजेस को यहाँ अगर आप सम आप कर लें तो ये एक बहुत बड़ा चेकर बोर्ड, आप आसानी से इन लाइनों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। इसको अगर हम फिल कर लें तो ये एक जस्ट चेकर बोर्ड है, और ये चेकर बोर्ड ऑल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है कि हम किस को ब्लड दे सकते हैं। लेट मी सपोज दीज आर द फादर, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी एंड ए बी। दीज आर द मदर ब्लड ग्रुप, ओ ए और बी ए बी। अब देखिए ये उसके अंदर जीन है, ये रिसेसिव फॉर्म में है, ये भी रिसेसिव फॉर्म में है, नेगेटिव को जाहिर करते हैं, ये भी रिसेसिव है, ये एंटीजन अटैच नहीं हो सकते, ये रिसेसिव है और यहाँ पॉजिटिव हैं, स्मॉल डी नहीं होंगे, ये एंटीजेनिक अटैच के लिए। और कौन किसको दे सकता है ये सिंबल इंडिकेट करता है कि हम इसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये देखें ये सारा ब्लड जहाँ यस लिखोगा ये इसको हम कह सकते हैं कि ओ नेगेटिव। ये देखें सब के अंदर इसका ब्लड आसानी से दिया जा सकता है। यूनिवर्सल डोनर हम कह सकते हैं, ओ नेगेटिव इज़ ए यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव इज़ ए यूनिवर्सल डोनर। ए बी पॉजिटिव इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपेंट, सारे ए बी नहीं, ए बी पॉजिटिव इज़ ए यूनिवर्सल रेसिपेंट, ओ नेगेटिव इज़ ए यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव इज़ ए यूनिवर्सल डोनर।